हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी आशा पुस्तक का 4th लेसन अमरकंटक से डिंडोरी। ठीक है, सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। कोख, कोख यानी होता है पेट या गर्भगृह। कोख यानी क्या होता है? पेट या गर्भगृह। ठीक है, कोख यानी पेट या गर्भगृह। ठीक है, अब देखते हैं हम सबसे अवतरित। अवतरित यानी होता है निकलना। अवतरित का मतलब क्या होता है? निकलना। उद्गम, उद्गम का मतलब होता है उत्पत्ति। उद्गम का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ताज्जुब। ताज्जुब का होता है आश्चर्यजनक। ताज्जुब का मतलब क्या होता है? आश्चर्यजनक। धवल, धवल, धवल मीन्स सफ़ेद। धवल का मतलब क्या होता है? सफ़ेद, याद रखना। ठीक है, फिर आता है ताज्जुब यानी होता है आश्चर्यजनक। धवल सफ़ेद, उज्ज्वल प्रकाश युक्त। संगम दो के मिलने का स्थान, यानी जहाँ पर एक स्थान और दूसरा स्थान, जहाँ ये दोनों मिलते हैं वो कहलाता है संगम। क्या कहलाता है? संगम। ठीक है, इसके बाद चिरोरी, मनाने का तरीका। जब भी हम किसी भी बात को जो है मनाते हैं तो वह चिरोरी कहलाता है। ठीक है, अगला है रिवाज, प्रथा। रिवाज का मतलब क्या होता है? प्रथा। ठीक है, अनुष्ठान, कार्यक्रम। भावरे, विवाह रस्म, फेरे। दूल्हा दुल्हन जो 7 फेरे खाते हैं उस रस्म को बोलते हैं भावरे। ठीक है, हमारे यहाँ पर फेरे बोला जाता है, फेरे। ठीक है, अगला है प्रवाह, पानी का बहाव। पानी किस फ्लो में जो है बह रहा है वो कहलाता है पानी का बहाव, उसे बोलते हैं प्रवाह। ठीक है, फिर आता है भांति यानी अच्छा लगता। चप्पा चप्पा यानी कोना कोना। कहते हैं मैंने चप्पा चप्पा जो है देख लिया है, यानी कोना कोना मैंने देख लिया है। कोना कोने का मतलब चार चार कोने नहीं, बल्कि पूरा मैंने देख लिया है। ठीक है, विलंब देर से। पगडंडी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। ध्यान रखना, पगडंडी का मतलब पग यानी पैर से बनने वाला रास्ता, उसे बोलते हैं टेढ़ा मेढ़ा कच्चा रास्ता। सकरी कम चौड़ाई वाला स्थान। कम चौड़ाई यानी जिस प्रकार से इस प्रकार से जो रास्ता होता है, तो ये जो गैप होता है इसे बोलते हैं हम सकरा। क्या बोलते हैं इसे? सकरा। ठीक है, अगला है तनवंगी, दुबले पतले शरीर वाली। तनवंगी का मतलब क्या होता है? दुबले पतले शरीर वाली। फिर आता है हिफाजत। हिफाजत का मतलब होता है रख रखाव या देखभाल करना। अखंड कीर्तन, अखंड ये नहीं होता है बिना टुकड़े, तो यहाँ टुकड़े ना लेकर के हमें बिना रुके लेंगे, क्योंकि कीर्तन भजन जो करते हैं वो होता है तो बिना रुके भजन, अर्थात नॉन स्टॉप। घुघरा प्रपात, झरना। ठीक है, वृद्धा एक बुढ़िया को कहा गया या वृद्धा। साध्वी, साधु का स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है साध्वी। आपसे पूछे कि साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो साधु का स्त्रीलिंग होगा साध्वी। जैसे राजा का रानी होता है, ऐसे साधु का साध्वी होता है। चौकस, सचेत होना। ठीक है, चौकस का मतलब क्या होता है? सचेत। चौकन्ना का मतलब भी वही होता है। चौकन्ना का मतलब भी क्या होता है? चौकन्ना का मतलब भी सचेत होना ही होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम पाठ अमरकंटक से डिंडोरी। ठीक है, अमरकंटक से डिंडोरी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लेखक परिचय। इस यात्रा वृत्तांत के लेखक श्री अमृतलाल जी बेगड़ का नर्मदा नदी के तट पर विशेष लगाव है। ठीक है, जिसके चलते हुए नर्मदा नदी की 1800 किलोमीटर से अधिक की कठिन पद यात्रा कर चुके हैं, और लेखन के साथ कला में रुचि रखने वाले श्री बेगड़ के नर्मदा परिक्रमा पर आधारित अनेक चित्र विभिन्न प्रदर्शनियों में पुरस्कृत हो चुके हैं। कहानी परिचय है, देखिए। प्रस्तुत पाठ अमृतलाल बेगड़ की रचना इस यात्रा वृत्तांत। देखो, यात्रा वृत्तांत क्या होता है? यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है जब हम किसी भी जगह की यात्रा करते हैं
तो उस यात्रा में जब हम शुरू से जहाँ से यात्रा शुरू करते हैं और वापस यात्रा करके तब तक आ जाते हैं, तो उस पूरी यात्रा का वृत्तांत ही यात्रा वृत्तांत कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? यात्रा करना, जहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, और वापस से जब हम रिटर्न आ गए पूरे, तो ये जो पूरा जो वृत्तांत है यही क्या कहलाता है? ये यात्रा वृत्तांत कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर नर्मदा कुंड, ये वे स्थान है जहाँ नदी पहाड़ की कोख से निकलकर उसकी गोद में आती है। पहाड़ के गर्भ में छुपा हुआ पानी यहाँ अवतरित होता है और नवजात शिशु की तरह नदी यहाँ धवल, उज्ज्वल और कोमल होती है। तो देखो, कोई भी पहाड़ होता है, जैसे ही पहाड़ बने हुए होते हैं, तो जब बारिश आती है तो ये बारिश का पानी जो है इसके कोख में इकट्ठा होकर के नीचे इस प्रकार से आता है और यहीं से जो है नदी बहना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो है पहाड़ों को जो है नदियों का जन्म स्थान भी माना जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है, देखो, पहाड़ के गर्भ में छुपा हुआ पानी यहाँ अवतरित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से हमारी यात्रा का नया अध्याय शुरू हुआ। अभी तक हम नर्मदा के उत्तर तट पर थे। यहाँ से दक्षिण तट पर आ गए। अभी तक उद्गम की ओर चले थे, आज से संगम की ओर। देखिए, एक शब्द आया है संगम। ठीक है, क्या आया है? संगम। संगम का मतलब होता है जहाँ दो स्थान, मैंने आपको बताया, जहाँ दो स्थान आकर के मिल जाते हैं उसको बोलते हैं हम संगम। ठीक है, तो कोई 2 घंटे में कपिलधारा पहुँच गए। अधिकांश परकम्मावासी यहाँ से सड़क पकड़कर कबीर चौरा होते हुए डिंडोरी निकल जाते हैं। डिंडोरी एक स्थान का नाम है, डिंडोरी। लेकिन हमें तो नर्मदा के किनारे किनारे ही जाना था और कपिलधारा के सामने ही गहरी घाटी को देखकर ठिठक कर खड़े हो गए। ठिठक कर का मतलब होता है रुकना। ठिठक का मतलब क्या होता है? रुकना। ठीक है, वहाँ से कोई नहीं जाता। वहाँ पगडंडी तो क्या, पगडंडी की चुटिया तक नहीं थी। चुटिया का मतलब वहाँ थोड़ा सा भी स्थान नहीं था चलने के लिए। ठीक है, बहुत चिरौरी करने पर भी कोई हमारे साथ आने को तैयार न हुआ। उल्टे डरा दिया कि गर्मी के दिन है, सांप बिच्छू नदी के किनारे आ जाते हैं, उधर से जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जाएंगे तो नर्मदा के संग संग इसी घाटी में से, चाहे जो हो। रक्षा करना माँ। एन कपिलधारा से नीचे उतरना संभव नहीं था। थोड़े आगे बढ़कर नीचे उतरे। यानी जब जो है बहुत चिरौरी करने पर भी जो है, चिरौरी का मतलब होता है मनुवार करना, बताना कि हमारे साथ चलिए, लेकिन वो साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने डरा दिया कि वहाँ पर जो है सांप बिच्छू सब जो है इस प्रकार से मिला करते हैं। प्रपात के आसपास मधुमक्खी के सैकड़ों छत्तों को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। दीपावली के समय एक भी छत्ता नहीं था। देखो, दीपावली शब्द इस जो है वो इसी प्रकार से लिखा जाता है। दीपावली वर्ड्स इसी प्रकार से लिखा जाता है और दिवाली शब्द जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान रखें। ये दिवाली सही होता है। ठीक है, और दीपावली में बड़ी की मात्रा आती है। क्लियर? ये भी सही है, ये भी सही है। ये दीपावली में बड़ी की मात्रा आती है और दिवाली में छोटी की। तो दीपावली के समय एक भी छत्ता नहीं था। मधुमक्खियों को गर्मी में शायद यहाँ की ठंडक भाती हो। दूधाधारा से नीचे उतरे। दूध धारा अर्थात दूध की धारा। दूध धारा का मतलब क्या होता है? दूध धारा का मतलब होता है सफ़ेद धारा, सफ़ेद पानी की धारा। सफ़ेद पानी की धारा क्या बोलते हैं? दूध धारा। ठीक है, दूध धारा से भी नीचे उतरे। चट्टानों पर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कहीं कहीं तो समझ में नहीं आता था कहाँ से बढ़े। गिरते पड़ते चढ़ते उतरते चप्पा चप्पा आगे बढ़ रहे थे। थक जाते तो बैठ लेते, फिर तुरंत चलने लगते। इस सुनसान घाटी में हम अनावश्यक विलंब करना नहीं चाहते थे। ठीक है, विलंब नर्मदा भी नहीं चाहती थी। तेज गति से कूदती उछलती नीचे उतर रही थी। अमरकंटक से एक बड़ा पहाड़ है। आते समय हम इसे 2 घंटे में चढ़ गए थे। कितने घंटे में चढ़ गए थे? 2 घंटे में चढ़ गए थे। ठीक है, उस समय नर्मदा का साथ छोड़ दिया था, सीधे पगडंडी से चढ़ गए थे। इस बार नर्मदा के किनारे किनारे बिना पगडंडी के उतर रहे थे।
देखा, जैसे ये उतर रहे हैं ना, बिना पगडंडी, कोई पगडंडी नहीं है यहाँ पर, ये चल रहे हैं बस नर्मदा नदी के किनारे किनारे जो है यहाँ पर ये चल रहे हैं। नर्मदा की उंगली पकड़कर चल रहे थे। आमने सामने ऊंचे हरे भरे पहाड़ और बीच में गहरी और सकरी में से बहती हुई तनवंगी नर्मदा। तीसरे पहर घाटी चौड़ी होने लगी। मैं समझ गया था कि पहाड़ खत्म होने को आ गया है। हमारी खुशी का क्या कहना। अमरकंटक का नाम मैकाल भी है, इसलिए नर्मदा का नाम मैकाल सुता भी है। मैकाल सुता का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मैकाल जो उसका नाम भी है अमरकंटक की पहाड़ियों को। अमरकंटक क्या है, एक पहाड़ी है, ठीक है, जहाँ से नदी निकलती है। तो ये जो नदी निकलती है तो ये इसकी पुत्री हुई। तो मैकाल सुता का मतलब होता है मैकाल की पुत्री, यानी मैकाल अपनी बिटिया को क्या की घाटी, मैकाल अपनी बिटिया को इस घाटी में, देखो बिटिया शब्द बोला ना, यानी मैकाल की पुत्री नर्मदा को कहा जाता है, ठीक है। तो मैकाल अपनी बिटिया को इस घाटी में किस हिफाजत से नीचे छोड़ गया है, इसे आज हमने अपनी आंखों से देखा। आने जाने पर पगडंडी मिल गई। इक्के दुक्के ग्रामीण भी दिखाई देने लगे। शाम होते होते पकड़ी सोडा पहुँचे। सवेरे आगे बढ़े। सामने से सूखे खेतों में से बहती नर्मदा साफ दिखाई दे रही थी। अभी तक तंग घाटी के घने वन में नर्मदा छुपी थी, मुश्किल से ही नजर आती थी, लेकिन यहाँ वह दूर से भी साफ साफ दिखाई देती। नर्मदा का जन्म मानो गौरैया की तरह हुआ है। गौरैया एक चिड़िया है, पक्षी है, उसके लिए कहा गया है, ठीक है। ऊपर कुंड के घोंसले में अंडे की तरह अवतरित हुई। अंडे से बाहर वह यहाँ नीचे निकली है। आगे एक पेड़ की छाया में भोजन बनाने बैठे। पास में किरंगी गांव है, वहाँ का एक ग्रामीण नहाने आया था। ग्रामीण का मतलब जानते ना आप, एक ग्रामीण व्यक्ति, गांव का व्यक्ति, ठीक है। हमारे बारे में जानकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, गुरुजी हमारे गांव में अखंड कीर्तन हो रहा है, जरूर आइए, घर पर ही ठहरिए। उसके घर पहुंचे। पड़ोस में अखंड कीर्तन चल रहा था। दूसरे दिन आम का विवाह था। किसका विवाह था, आम का। देखिए बहुत अच्छी मज़ेदार किस्सा है ये, इसको सुनिएगा। किसका विवाह हो रहा था, आम का विवाह हो रहा था। तो वहाँ 2 दिन रह गए। उसके पड़ोसी ने घर के आंगन में आम का पेड़ लगाया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आम का पेड़ यहाँ आम ही है, कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। 2 साल से उसमें आम लग रहे थे, लेकिन जब तक वह उस पेड़ का विवाह नहीं कर देता तब तक उसके फल नहीं खा सकता, है ना। यानी वो जो इसका यहाँ का रिवाज है, सो चमेली बेल के साथ आम का विवाह रचाया। किसके साथ रचाया विवाह, चमेली बेल के साथ। पंडित जी आए हैं, विधिवत विवाह हो रहा है, यानी आम और चमेली का जो विवाह हो रहा है, पंडित जी भी आए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। हम सब ये ध्यानपूर्वक देखते हैं। गांव के कठोर जीवन में ऐसे अनुष्ठान रस घोलते हैं। रस का मतलब आनंद। रस का मतलब क्या होता है, रस का मतलब होता है आनंद, ठीक है। गार का मट्टा में गोपी कोटवार के घर रहे। गांव में एक जगह शादी हो रही थी, हम भी शामिल हुए। भावरे पड़ रही थी। क्या पड़ रही थी, भावरे पड़ रही थी। सभी ने दूल्हा दुल्हन के पैर पूजे। भावरे का अर्थ मैंने बता ही दिया आपको, भावरे यानी, ठीक है। एक मजे की बात यह थी कि यह लड़की का नहीं, लड़के का घर था। यहाँ 4 भावरे लड़की के घर पड़ती हैं, यानी 4 फेरे तो लड़की के घर और 3 लड़के के घर। वैसे भी जो है 4 फेरे लड़की आगे रह करके जो है, अभी वर्तमान हमारे समाज में भी ऐसे ही फेरे होते हैं। तो 4 फेरे जो है उसमें दुल्हन आगे होती है, और 3 फेरे जब खाते हैं तो उसमें दूल्हा आगे होता है। तो यहाँ 4 भावरे लड़की के घर रह पड़ती हैं, 3 लड़के के घर। यहाँ से चलने पर नर्मदा का एक प्रपात देखने को मिला। नर्मदा के 20 प्रपातों में सबसे लहुरा, कोई 1 मीटर ऊंचा। पानी ने पथरीले पहाड़ को काट छाट कर खोखला बना दिया है, मानो नदी में कोठियाँ बनी हो, इसलिए इसका नाम है कोठी घूघरा। घूघर या घूघरा यानी प्रपात, ठीक है। जब ऊपर से पानी जब एक साथ गिरता है झरने के रूप में, तो इसको बोला जाता है। श्रीहीन धरती से आगे बढ़ रहे थे। दिवाली के समय जब सामने तट से चले थे तब कैसी हरियाली थी, उसकी जगह अब है सूरज की ज्वाला से चटकी हुई भूरी भूखी जमीन। छाया के लिए कहीं पेड़ तक नहीं, डिंडोरी तक ऐसा ही उजाड़ रहेगा, इसलिए बड़े सवेरे चल देते और 9-10 बजे तक जो गांव आ जाता वही ठहर जाते। अगला पड़ाव बंजर टोला, इसके बाद सिवनी संगम। यहाँ सिवनी नदी नर्मदा में आ मिली है। संगम पर बने मंदिर में रहने की बढ़िया व्यवस्था की गई और यहाँ का एकांत भी मन को छू गया।
तो यहाँ 4 दिन रह गए, शादियों के दिन थे, मंदिर में सामने की पगडंडी से बारातें निकल रही थी। ठीक है, ये बारात निकल रही है, दूल्हा बैठा हुआ है, दुल्हन भी बैठी है, दोनों के हाथ में हैंड फैन लगे हुए हैं। ठीक है, पीछे गाजे बाजे के साथ बारात जा रही है। वैशाखी पूर्णिमा के दिन खूब देखने को मिली शहनाई, निशान, नगाड़े, टिमकी और झुमका के स्वर दिन भर गूंजते रहे। दूल्हा दुल्हन हाथ में पंखा लिए घोड़े पर सवार रहते, एक कांवर में दहेज रहता, पगडंडी पर चलते, एक के पीछे एक 10-15 बाराती रहते। बस हो गई बारात। तोताराम पास के गोरख बाजार में मनिहारी का सामान बेचता है। रोज नर्मदा नहाने आता है, साथ में रहता है उसका तोता, पिंजड़े में नहीं, उसके कंधे पर, लेकिन उड़ नहीं पाता। तोते से बड़ा प्यार है उसे। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये तोता कंधे पर बैठा रहता, कोई पिंजरे में तोता नहीं है। ठीक है, थोड़े पैसे इकट्ठे होते ही तीरथ करने निकल पड़ता है। एक दिन मैंने पूछा, तोताराम तुमने शादी नहीं की? सगाई तो 3 बार हुई, उसने जवाब दिया, लेकिन शादी एक बार भी नहीं हुई। किसी न किसी कारण से सगाई टूट जाती है। तीन सगाई के बावजूद कुंवारे तोताराम की व्यथा कथा सुनकर मन उदास हो गया। क्यों हो गया? कि 3 बार सगाई होने के बाद भी जो है उसकी शादी नहीं हुई। ठीक है, तोते में मन लगाया है। एक दिन गोरखपुर का बाजार कर आए, फिर चल दिए। गर्मी के दिन थे, खेतों में फसल नहीं थी, पहाड़ नहीं, जंगल नहीं, जंगल तो दूर, छाया के लिए एक पेड़ भी नहीं। सामने का गांव दूर से ही दिखता रहता, रास्ता भटक जाने का कोई भय नहीं। सो पगडंडी की परवाह किए बिना नर्मदा के किनारे किनारे चलते रहे। धूप के कारण बुरा हाल था, पर आज आकाश में बादल थे। पथ कुचा तक पहुँचते पहुँचते आकाश बादलों से घिर गया। यहाँ नदी के घाट में बहुत सी चट्टानें थी, वरना यहाँ तक नदी केवल मिट्टी में होकर बहती है। कपड़े धोने तक के लिए पत्थर नहीं था। दोपहर का भोजन हमने नदी के पथरीले पहाड़ में बनाया। भोजन करके उठे ही थे कि तेज वर्षा के कारण भागकर गांव में शरण लेनी पड़ी। थोड़ी देर की वर्षा में इतना कीचड़ हो गया था कि चलना मुश्किल हो गया है, इसलिए रात वहीं रह गए। पो फटते ही, पो फटने का मतलब जानते हैं आप? पो फटने का मतलब होता है जब सवेरा होने वाला होता है तो उस समय एक गहरी लालिमा छाई हो जाती है ना। सूर्योदय जब होने वाला होता है तो उसे बोलते हैं पो फटना, अर्थात जब सूर्य उदय होने वाला होता है। ठीक है, तो पो फटते ही कुछ दूर चलने पर लिखनी गांव में एक वृद्धा से पीने के लिए पानी मांगा तो उसने कहा, आओ बेटा पानी देती हूँ, लेकिन ऐसा करो रोटी खाकर पानी पियो, धूप में से आ रहे हो, खाकर पानी पियोगे तो ठीक होगा। माँ जैसे बच्चे को फुसलाती है, दुलारती, बिल्कुल वही भाव उसके नेह को टाल नहीं सके। नेह का मतलब स्नेह होता है, प्रेम होता है। नेह का मतलब क्या होता है? प्रेम, ममता, क्योंकि यहाँ पर वो एक मातृत्व प्रेम को दर्शा रही है, तो इसका यहाँ पर नेह का अर्थ हम क्या क्या लेंगे? ममता लेंगे। ठीक है, वह रोटियां ले आई, उन पर शक्कर रखी थी, लो खा लो बेटा। कैसा तृप्ति का भाव था? तृप्ति का मतलब संतुष्टि, संतुष्ट है ना, सेटिस्फाइड जिसे बोलते हैं। तो कैसा तृप्ति का भाव था उसके चेहरे पर। अगला पड़ाव मजिया खार, फिर गोमती संगम, फिर लक्ष्मण मड़वा में एक साध्वी रहती है। मैंने उनसे कहा कि नौकरी के कारण पूरी परिक्रमा एक साथ नहीं कर सकता, छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी करके करता हूँ। तो उन्होंने कहा, बेटा बूंदी का लड्डू पूरा खाओ। बूंदी का मतलब यहाँ बूंदी से नहीं है, बूंदी का मतलब जो है इस प्रकार से नुक्ति का बना हुआ पूरा एक लड्डू होता है, उसे बोलते हैं बूंदी का लड्डू। तो बूंदी का लड्डू पूरा खाओ तो मीठा लगता है, और चूरा खाओ तो भी मीठा लगता है, इसका दुख न करना। ठीक है, दोपहर को डिंडोरी पहुँचे। डिंडोरी बड़ा कस्बा है। यहाँ नर्मदा पार करने वाले ग्रामीणों का क्रम अबाध गति से चलता है। सिर पर गठरी या कंधे पर कांवर लिए पुरुष तथा सिर पर लकड़ी का गट्ठर और पीठ से चलता है। पीठ पर बच्चे को बांधे स्त्रियां पहले नर्मदा मैया की जयकारा बोलते हैं, बोल कर प्रणाम करती हैं, फिर नदी में उतरती है। फिसलन और तेज प्रवाह के कारण बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि कहीं फिसल न जाए। मुख्य धारा अपने आने पर सभी चौकस और चौकन्ने हो जाते हैं। सदे हुए पाँवों से या एक दूसरे की बाँह पकड़कर धीरे धीरे बढ़ते हैं। कैसा रोमांच है इसमें! यह दृश्य मगन रखता है। मगन का मतलब मन लगा कर रखना। तो हम जैसे हमारा मन कभी लगा हुआ होता है तो कोई कुछ बोलता है तो हमें पता नहीं चलता, तो मगन यानी होता है उसमें रमना। 3 दिन तक यही देखते रहे, फिर आ गए। अमरकंटक से डिंडोरी तक की यह यात्रा सबसे कठिन होनी चाहिए थी, लेकिन यही सबसे आसान थी। आधे दिन का पहाड़, 1 दिन का जंगल, फिर कुछ दिनों का सकरा। नर्मदा जैसी असामान्य नदी भला सामान्य नियम को क्यों कर मानने चली। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यह यात्रा तन अमृतलाल बेगड़ा जी द्वारा की गई थी, जिसके अंतर्गत हमने पूरी यात्रा का यहाँ पर पाठ का पढ़ा है।
उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने जो है पहाड़ से निकली हुई अमरकंटक की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है नर्मदा, उस नर्मदा नदी का पूरा जो है हमने यहाँ पर दृश्य देखा है। ठीक है, तो इस पाठ को आपको पढ़ना है, इस पाठ का आप वापस पुनः अभ्यास करें।